मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलग योझा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर सच्ची और दिल को छू लेने वाली क्लासिक हिंदी कहानियाँ आपको सच में सुकून देती हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारी मेहनत को नई ऊर्जा और नई उड़ान देता है। तो चलिए अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज का सफ़र आपको भावुक कर देगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी एक ऐसी कहानी जो हर उस संयुक्त परिवार की कहानी है जहां त्याग और स्वार्थ के बीच जंग चलती रहती है। जी हाँ, इसका नाम है अलग योझा। गांव के पश्चिम वाले छोर पर, जहां आम के पुराने पेड़ों की एक कतार दूर तक चली गई थी, भोला महतो का घर था। सांझ की बेला थी और आकाश में धूल के गुबार के साथ बैलों के गले की घंटियां बज रही थीं। लेकिन आज भोला के घर का माहौल कुछ अलग था। आज शहनाइयां नहीं बज रही थीं, मगर हवा में एक अजीब सा भारीपन और एक दबी हुई खुशी का मिश्रण था। भोला महतो अपनी पहली पत्नी के देहांत के बाद आज दूसरी सगाई करके लौट रहे थे। 10 साल का रग्गू नंगे बदन धूल में सना हुआ दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अबोध प्रश्न था। उसे बताया गया था कि आज माँ आएगी। माँ, ये शब्द उसके लिए धुंधला हो चुका था। उसे याद नहीं था कि माँ का स्पर्श कैसा होता है, लेकिन उसने सुना था कि माँ के आने पर रोटियां गरम मिलती हैं और कोई डांटता नहीं है। डोली उतरी, लाल चुनरी में लिपटी पन्ना बाहर निकली। पन्ना, जैसा नाम वैसा ही रूप, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श और जवानी का एक मद भरा गर्व उसके चेहरे पर अलग ही झलक रहा था। गांव की औरतें मंगल गीत गा रही थीं, लेकिन रग्गू को लगा जैसे कोई उसके हिस्से की धूप छीनने आ गया हो। भोला महतो की आंखों में एक नई चमक थी, वैसी चमक जो रग्गू ने पहले कभी नहीं देखी थी। पिता ने रग्गू के सिर पर हाथ फेरने के बजाय नई दुल्हन को घर दिखाने में ज्यादा रुचि दिखाई। रग्गू के बुरे दिनों की शुरुआत उसी शाम से हो गई थी जिसे वो शुभ समझ रहा था। पन्ना रूपवती थी और रूप का गर्व अक्सर कठोरता को जन्म देता है। वो घर में आई तो उसे लगा कि वो किसी साम्राज्य की रानी है, और रग्गू उस साम्राज्य का एक छोटा सा उपेक्षित सेवक बन गया था। पहले रग्गू दिन भर गिल्ली डंडा खेलता था। उसकी हंसी से गलियां गूंजती थीं, लेकिन अब सुबह की पहली किरण के साथ उसकी नींद टूट जाती थी। चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं, बल्कि पिता की फटकार या पन्ना की कर्कश आवाज से। अरे रग्गू, बैल भूखे खड़े हैं और तू अभी तक आंखें मल रहा है, पन्ना की आवाज आंगन से आती। रग्गू चुपचाप उठता। उसकी नन्ही हथेलियां जो गिल्ली पकड़ने के लिए बनी थीं, अब गोबर उठाने वाली टोकरी संभालती। वो बैलों को सानी पानी देता, उनका गोबर निकालता और फिर घर के जूठे बर्तन मांजने बैठ जाता। राख से हाथ रगड़ते रगड़ते उसकी उंगलियों के पोर छिल जाते थे, लेकिन उसके मुंह से उफ तक न निकलती थी। भोला महतो बदल चुके थे। ऐसा लगता था जैसे पन्ना ने उनकी आंखों पर कोई जादुई चश्मा चढ़ा दिया हो। उस चश्मे से उन्हें रग्गू में सिर्फ बुराइयां ही नजर आती थीं। एक दोपहर जब रग्गू खेत से लौटा तो पन्ना ने शिकायत की, देखो ना, आज फिर इसने बछिया को खुला छोड़ दिया, सारा दूध पी गई। मैं क्या बच्चों को पानी पिलाऊं? भोला ने ये नहीं पूछा कि क्या सच में रग्गू ने ऐसा किया। उन्होंने पास पड़ा डंडा उठाया और रग्गू पर पिल पड़े। हरामखोर हो गया है तू, कामचोर कहीं का, भोला चिल्ला रहे थे। रग्गू रोया नहीं, वो सिर्फ देखता रहा। उसकी आंखों का पानी सूख चुका था। वो सोच रहा था कि क्या ये वही बाबा हैं जो मुझे कंधे पर बिठाकर मेले में घुमाने ले जाते थे। पूरा गांव तमाशबीन था। लोग कहते थे, बड़ा जिद्दी लड़का है रग्गू, सौतेली माँ बेचारी कितना करती है पर इसे कदर ही नहीं। गांव का न्याय भी अजीब होता है, जो रोता है उसकी कोई सुनता नहीं, जो चिल्लाकर अपनी बात कहता है दुनिया उसी को सच्चा मानती है। रग्गू का हृदय अपनी नई माँ और पिता के प्रति धीरे धीरे पत्थर होता गया। उसे लगा कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। समय का पहिया घूमा, 8 साल बीत गए। रग्गू अब 18 साल का गठीला जवान था, लेकिन उसके चेहरे पर जवानी की मस्ती नहीं, बल्कि समय से पहले आई परिपक्वता की गंभीरता थी। और तभी काल ने एक बार फिर से रग्गू के दरवाजे पर दस्तक दी। भोला महतो बीमार पड़े और कुछ ही दिनों में चल बसे। घर में कोहराम मच गया। पन्ना पछाड़ें खाकर गिर पड़ी। उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटे, केदार, खुन्नू, लक्ष्मण और एक बेटी छुनिया। सबसे बड़ा केदार अभी मुश्किल से 8 साल का था। घर का कमाने वाला मुखिया चला गया था। पन्ना को चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो आंगन में बैठी विलाप कर रही थी, लेकिन उसके विलाप में पति के जाने के दुख के साथ साथ भविष्य का भय भी ज्यादा था। अब क्या होगा, ये प्रश्न नागिन की तरह उसे डसे जा रहा था। उसकी बिरादरी और गांव की औरतों की फुसफुसाहट उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रही थी। अब रग्गू क्यों पूछने लगा? सौतेला बेटा है, अब तक बाप के डर से दबा था, अब अपनी मेहरिया लाएगा और अलग हो जाएगा।
एक बुढ़िया ने दूसरी से कहा। हाँ और क्या, दूसरी बोली। पन्ना ने कौन सा उसे सुख दिया है जो वो इसे बुढ़ापे में पूजेगा। अब देखो तमाशा। पन्ना का कलेजा कांप गया। उसे अपना अतीत याद आया। उसने रग्गू को कभी प्यार से नहीं देखा था, कभी भरपेट खाना नहीं दिया था, हमेशा उसे नौकर समझा था। आज वही रग्गू घर का मालिक था। पन्ना ने सोचा, जिस घर में मैंने राज किया, क्या अब मुझे वहीं दासी बनकर रहना पड़ेगा? जिस रग्गू को मैंने दुत्कारा, क्या अब उसके टुकड़ों पर पलना होगा? पन्ना अभी जवान थी, उसके रूप का ढलान अभी शुरू नहीं हुआ था। एक विचार उसके मन में बिजली की तरह कौन था, मैं दूसरा घर कर लूं। बिरादरी में क्या ऐसा नहीं होता? लोग हंसेंगे तो हंसने दो, कम से कम रग्गू की दबैल बनकर तो नहीं रहना पड़ेगा। यही उधेड़ बुन, यही कश्मकश उसे खाए जा रही थी। भोला को मरे 1 महीना हो चुका था, लेकिन घर का वातावरण अभी भी भारी था। संध्या का समय था, गोधूली बेला। पन्ना अपने विचारों में इतनी खोई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा। सूरज ढल चुका है और गाय बैल लौटने वाले हैं। अचानक उसे ख्याल आया, बच्चे कहाँ हैं? कहीं किसी बैल के नीचे ना आ जाएं। वो घबराई हुई उठी। अब तो मेरे घर में कोई मर्द भी नहीं है जो देखभाल करे। रग्गू को तो मेरे बच्चे फूटी आंख नहीं सुहाते, वो क्यों देखेगा? पन्ना तेजी से झोपड़ी से बाहर निकली और सामने का दृश्य देखकर उसके पांव जहां थे वहीं जम गए। सामने फूस के छप्पर के नीचे रग्गू बैठा था। उसके हाथ में गन्ने के टुकड़े थे, वो उन्हें छील छील कर छोटे छोटे गंडेरियां बना रहा था और उसके चारों तरफ पन्ना के बच्चे उसे घेरे खड़े थे। छोटी छुनिया रग्गू की पीठ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी गर्दन में नन्ही बाहें डाले झूल रही थी। केदार और खुन्नू बड़े चाव से रग्गू के हाथों को देख रहे थे। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ये वही रग्गू है? क्या ये कोई दिखावा है? शायद गांव वालों को दिखाने के लिए कर रहा हो और मन में जहर भरा हो। उसका पुराना संदेह फिर जाग उठा। वो कड़क कर बोली, तुम सब वहां क्या कर रहे हो? घर में आओ, सांझ हो गई है। 2 डंगर आते होंगे, दब जाओगे तो कौन देखेगा? उसकी आवाज में अभी भी वही पुरानी मालकिन वाली हनक थी। रग्गू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में ना तो क्रोध था न नफरत, एक अजीब सी शांति और विनम्रता थी। उसने धीरे से कहा, मैं तो हूं काकी, किस बात का डर है? तभी बड़ा लड़का केदार उत्साह से चिल्लाया, काकी देखो, रग्गू दादा ने हमारे लिए क्या बनाया। वो दौड़कर कोने से 2 छोटी छोटी लकड़ियों की गाड़ियां खींच लाया। 4 पहिए, बैठने के लिए पटरा और दोनों तरफ बाजू, बिल्कुल असली बैलगाड़ी जैसी, बस नन्ही सी। देखो काकी, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और छुनिया। दादा दोनों गाड़ियों को खींचेंगे। केदार की आंखों में खुशी नाच रही थी। पन्ना अवाक रह गई। उसने पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने गर्व से कहा, रग्गू दादा ने। और किसने? भगत सुतार के यहाँ से मसूला मांग लाए थे, दिन भर बैठकर बनाई। देखो कैसी दौड़ती है। बच्चों ने रग्गू को घेर लिया। दादा खींचो, दादा दौड़ो। रग्गू 20 साल का जवान, घर का जिम्मेदार मर्द, बच्चों की जिद के आगे झुक गया। उसने छुनिया को गाड़ी में बैठाया, रस्सी पकड़ी और घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए दौड़ पड़ा। धूल उड़ रही थी, पहिए चरमराकर घूम रहे थे और बच्चे खिलखिलाकर ताली बजा रहे थे। पन्ना निर्जीव सी खड़ी ये दृश्य देख रही थी। उसके मन की दीवार, जो उसने नफरत और डर की ईंटों से बनाई थी, आज इसी हंसी के झरोखे से दरकने लगी थी। वो सोच रही थी, क्या मैं इसे ही राक्षस समझती थी? ये तो मेरे बच्चों के लिए घोड़ा बना हुआ है। खेल खत्म हुआ। बच्चे हाल बेहाल मगर खुश होकर रग्गू के साथ अंदर आए। खुन्नू बोला, काकी, अब हमारे घर गाय भी आएगी। रग्गू दादा ने गिरधारी से बात कर ली है, कल गाय आएगी, हम सब दूध पिएंगे। पन्ना फिर चौंकी, गाय? पैसे कहाँ से आएंगे? उसने रग्गू की ओर कठोर दृष्टि से पूछा, क्यों रग्गू, तूने गिरधारी से गाय मांगी? रग्गू ने अपराधी की तरह सिर झुका लिया। हाँ काकी, मांगी तो है, बच्चे दूध के लिए तरसते हैं। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? पन्ना ने तीखे स्वर में पूछा। रग्गू ने धीमी और शांत आवाज में कहा, सब सोच लिया है काकी। मेरी ये जो मोहर है ना सोने की, इसके 25 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए बछड़े के मुजरे में दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन रह गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि चूल्हे की जलती लकड़ियों के चटक चटक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो मोहर रग्गू की अपनी कमाई की थी, शायद उसकी शादी के लिए, उसके भविष्य की एकमात्र पूंजी, और वो उसे बेचने को तैयार था, सिर्फ इसलिए कि पन्ना के बच्चे दूध पी सके। पन्ना का अविश्वासी मन हार मान गया। उसकी आंखों के आगे से भ्रम का पर्दा हट गया। जिस रग्गू को उसने जीवन भर दुत्कारा था, वही आज उसके और उसके बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा था। उसका गला भर आया। उसने अपनी साड़ी के कोने से आंखें पूछीं और बोली, मोहर क्यों बेचोगे बेटा?
गाय की अभी ऐसी क्या चलती है, जब हाथ में पैसे होंगे तब ले लेंगे। तुम्हारा गला सूना अच्छा नहीं लगेगा। इतने दिन बिना दूध के रहे हैं तो क्या मर गए हैं? रग्गू ने एक दार्शनिक की तरह मुस्कुराते हुए कहा, काकी, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है। इस उम्र में नहीं खाया तो फिर कब खाएंगे? और मोहर, मुझे मोहर पहनना अच्छा भी नहीं लगता। लोग कहेंगे बाप मर गया और बेटा सोना लादे घूम रहा है। बाबा तो गाय की चिंता में ही चले गए ना, उनकी आत्मा खुश हो जाएगी। रग्गू की सरलता ने पन्ना के हृदय को पिघला दिया। अब वो सौतेली माँ नहीं रही थी। ममता का एक सोता जो बरसों से पत्थर के नीचे दबा था वो फूट पड़ा। उसने भर्राई आवाज में कहा, जब गहना ही बेचना है तो मेरी हसूली ले ले, मोहर मत बेच। नहीं काकी, रग्गू ने दृढ़ता से कहा, हसूली तुम्हारे गले में ही अच्छी लगती है, मर्दों को गहनों की क्या शोभा। चल पगले, पन्ना ने पहली बार उसे अधिकार और प्रेम से डांटा। मैं बूढ़ी हो गई, अब मुझे गहनों से क्या लेना, तू अभी जवान है। रग्गू हंस पड़ा, तुम अभी से बूढ़ी कहाँ हो गई? काकी, गांव में तुम्हारे बराबर सुंदर है ही कौन? रग्गू की इस भोली और सरल टिप्पणी ने पन्ना को लज्जित कर दिया, लेकिन साथ ही उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक नई लाली दौड़ पड़ी। उस रात पन्ना ने रग्गू को अपने हाथों से खाना परोसा। रोटी में घी थोड़ा ज्यादा लगाया। रग्गू को लगा जैसे आज 8 साल बाद खाने में वो स्वाद आया है जो माँ के जाने के बाद कहीं खो गया था। 5 साल बीत गए। गांव वाले हैरान थे कि जिस घर के टूटने की वे भविष्यवाणी कर रहे थे वो घर तो जैसे फेविकॉल से जुड़ गया था। रग्गू पूरे गांव में एक आदर्श बन गया था। मेहनत ऐसी करता जैसे धरती का सीना चीरकर सोना उधाले, और घर में पन्ना की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। रग्गू अब 23 साल का भरा पूरा जवान था। पन्ना बार बार कहती, भैया अब तो शादी कर ले, बहू को विदा करा कर ला। लोग मुझे ताने मारते हैं कि सौतेली माँ बेटे का घर नहीं बसने दे रही। रग्गू हर बार हंसकर टाल देता, अभी क्या जल्दी है काकी। सच तो ये था कि रग्गू डरता था। उसने दुनिया देखी थी। उसे डर था कि नई औरत घर आएगी तो घर की शांति भंग हो जाएगी। वो पन्ना और अपने छोटे भाइयों के बीच किसी दीवार को खड़ा नहीं करना चाहता था। लेकिन पन्ना जिद पर अड़ दे, मैं आज ही आदमी भेजती हूँ, मुझसे अब घर का सारा काम अकेले नहीं होता। रग्गू ने चेतावनी दी, पछताओगी काकी, सुना है उसका मिजाज तेज है। होगा तेज, पन्ना ने आत्मविश्वास से कहा, जब मैं उससे लड़ूंगी ही नहीं तो क्या वो हवा से लड़ेगी। और इस तरह मुलिया का आगमन हुआ। जिस दिन मुलिया डोली से उतरी गांव में उत्साह का माहौल था। मुलिया नाम सुनते ही आंखों के सामने तेज तर्रार छवि उभरती थी, और वो थी भी वैसी ही। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी कटीली आंखें और चाल में मदमस्त हिरनी सी चपलता थी। रग्गू जब पहली बार मुलिया के सामने आया तो वो मंत्रमुग्ध हो गया। सुबह सुबह जब वो पानी का घड़ा लेकर चलती तो सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़कर उसे कुंदन की तरह चमका देती थी। रग्गू को लगा जैसे उसके नीरस जीवन में वसंत आ गया है। लेकिन रग्गू का डर सही साबित होने वाला था। मुलिया सिर्फ रूपवती ही नहीं, स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी भी थी। वो मायके से ही मन में गांठ बांध कर आई थी कि मेरा पति दिन रात बैलों की तरह खटे और वो पन्ना रानी बनकर बैठी रहे, मुझसे ये नहीं होगा। मुलिया ने अपनी सखियों से पहले ही दिन कह दिया था। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। कभी खाने में नमक कम होने पर ताना, कभी देर से उठने पर बहस। एक रात जब रग्गू खेत से थका हारा लौटा तो मुलिया ने बम फोड़ दिया, तुम्हें गुलामी करनी है तो करो, मैं किसी की लौंडी बनकर नहीं रहूंगी, मुलिया ने बिस्तर बिछाते हुए कहा। रग्गू का माथा ठनका, क्या हुआ आज? हुआ क्या? मुलिया की आंखों में चिंगारियां थीं। तुम्हारे भाई नवाबजादे हैं क्या? सारे दिन गुल्ली डंडा खेलें और हम उनकी रोटियां सेकें? वे पन्ना के बेटे हैं, तुम्हारे नहीं। जब बड़े होंगे लात मारकर निकाल देंगे। रग्गू ने समझाने की कोशिश की, पगली, वे मेरे भाई हैं, बाप तो एक ही था, और काकी, काकी अब वैसी नहीं है। तुम भोले हो, मुलिया ने रग्गू का हाथ झटक दिया। रुपए पैसे का कोई हिसाब है? तुम कमा कर लाते हो और वो अपनी पोटली भर लेती है, मुझे एक फूटी कौड़ी देखने को भी नहीं मिलती। रग्गू चुप हो गया। उसे लगा कि उसके घर की शांति अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसने मन ही मन सोचा। बरसात के दिन थे। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रग्गू के जीवन में छाने वाले थे। पन्ना ने महुए सूखने को डाले थे। बहू, जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं, पन्ना ने कहा। मुलिया ने चारपाई पर करवट बदलते हुए बड़ी लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम खुद बैठकर देखो, एक दिन नहीं नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना अवाक रह गई। ये पहली खुली बगावत थी। उसने साड़ी उतार कर रख दी और नहाने नहीं गई। मुलिया का वार खाली गया, लेकिन युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। दिन बीतते गए, खटास बढ़ती गई। एक दिन पन्ना खेत में धान रोप कर लौटी। शरीर टूटा था, पेट में भूख की आग थी। उम्मीद थी कि घर में बहू ने खाना बनाया होगा, लेकिन घर पहुंचकर देखा तो चूल्हा ठंडा पड़ा था, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। आज खाना नहीं बना? पन्ना ने केदार से पूछा। नहीं काकी, भाभी तो सो रही हैं, केदार ने डरते डरते कहा।
पन्ना का सब्र का बांध टूट गया। वो आटा गूंथने बैठी तो आंखों से आंसू आटे में गिर रहे थे। क्या इसलिए मैंने रग्गू की शादी करवाई थी कि दिन भर खेत में जलूं और घर आकर चूल्हे में भी? केदार ने धीरे से कहा, काकी, भाभी अलग होना चाहती हैं, तुम उन्हें अलग क्यों नहीं कर देती? पन्ना ने केदार का मुंह बंद कर दिया। चुप, ऐसी बात मुंह से मत निकालना। रग्गू तुम्हारा भाई नहीं, बाप है। अगर अलग होने की बात कही तो मैं जहर खा लूंगी। पन्ना जानती थी कि अलग होने का मतलब है रग्गू की बर्बादी, और वो रग्गू को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। क्वार का महीना था, आसमान साफ हो चुका था और धूप में एक मीठी सी तेजी आ गई थी। दशहरे का त्योहार था। गांव से कोस भर दूर एक पुराने बाग में मेला लगा था। हर तरफ ढोलक की थाप और बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। भोला महतो के घर के बच्चे भी सुबह से ही उतावले थे। केदार, खुन्नू और लक्ष्मण ने अपने पुराने कुर्ते धोकर पहने थे। उनकी आंखों में मेले के खिलौने और मिठाइयों के सपने तैर रहे थे। पन्ना भी तैयार हो रही थी, लेकिन समस्या एक ही थी, पैसे। घर की सारी कमाई, अनाज और तिजोरी की चाबी मुलिया के पास ही रहती थी। रग्गू ने ही सब कुछ उसे खुशी खुशी सौंप दिया था। रग्गू खेत से लौटा, हाथ मुंह धोया और मुलिया के पास आया। मुलिया आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। मुलिया, रग्गू ने संकोच से कहा, लड़के मेला देखने जा रहे हैं, सबको 2-2 पैसे दे दो, साल भर का त्योहार है। मुलिया ने चावल की थाली जोर से जमीन पर पटकी। उसकी त्योरियां चढ़ गईं। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? घर में एक भी पैसा नहीं है। रग्गू हैरान रह गया। अभी तो सरसों भी की थी, इतनी जल्दी रुपए कहाँ उड़ गए? हाँ, उड़ गए, मुलिया ने तल्खी से जवाब दिया। खाने पहनने को चाहिए, बीमारी संभार को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे आएं और मूंछों पर ताव दें। अपनी काकी से कहो पैसे निकालें, गाड़ कर क्या करेगी? रग्गू का चेहरा तमतमा गया। काकी के पास कहाँ से धरा है? उन्होंने तो अपनी हसूली तक मेरी शादी में गिरवी रख दी थी। उसने संयम रखने की कोशिश की। आज त्योहार का दिन है, बच्चों का दिल मत तोड़, दे दे कुंजी। मुलिया उठी और खनकती हुई चाबी का गुच्छा मुट्ठी में भींच लिया। कुंजी तो मैं नहीं दूंगी, देखो कौन लेता है। आंगन में सन्नाटा छा गया। बच्चे जो उत्साह से उछल रहे थे, सहम कर एक कोने में दुबक गए। पन्ना ने रग्गू के तेवर देखे तो डर गई। भैया रहने दो। पन्ना ने रग्गू का हाथ पकड़ लिया। पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने नहीं जाएंगे, घर में ही पकवान बना दूंगी। लेकिन रग्गू का पुरुषोचित स्वाभिमान जाग उठा था। उसने पन्ना का हाथ झटक दिया। मेला देखने क्यों नहीं जाएंगे? सारा गांव जा रहा है, क्या मेरे ही भाई अनाथ है? रग्गू आगे बढ़ा और मुलिया की कलाई पकड़ ली। एक झटके में उसने चाबी का गुच्छा छीन लिया। मुलिया चीखी, हाय, मार डाला, यह आदमी नहीं कसाई है। रग्गू ने संदूक खोला, पैसे निकाले और बच्चों को दे दिए। फिर उसने चाबी वापस मुलिया की ओर बढ़ाई, लेकिन मुलिया ने चाबी नहीं ली। उसने रग्गू के हाथ पर एक तमाचा मारा, जिससे चाबी का गुच्छा छन छन करता हुआ आंगन की धूल में जा गिरा। रख लो अपनी चाबी, मुलिया ने फुपकारते हुए कहा। अब मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। वो अपने कमरे में गई और किवाड़ बंद कर लिए। बच्चे मेले नहीं गए, घर में चूल्हा नहीं जला। त्योहार मातम में बदल गया। 2 दिन बीत गए। मुलिया ने न कुछ खाया न पिया और कोठरी में पड़ी रही। पन्ना ने भी कुछ नहीं खाया। रग्गू कभी पन्ना को मनाता, कभी मुलिया के बंद दरवाजे पर दस्तक देता। मुलिया, दरवाजा खोल, बच्चे भूखे हैं। रग्गू मिन्नतें करता रहा। तीसरे दिन की सुबह रग्गू हार गया। वो मुलिया के दरवाजे पर बैठ गया। मुलिया, तू चाहती क्या है, बोल तो सही। भीतर से मुलिया की कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज आई, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे मायके पहुंचा दो। या फिर? रग्गू ने कांपती आवाज में पूछा। या फिर हमारा घर अलग कर दो। रग्गू को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। अलग? अलग हो जाए? उसने गांव में कई परिवारों को अलग होते देखा था। वो जानता था कि चूल्हा अलग होते ही दिल भी अलग हो जाते हैं, भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं। तू क्या कह रही है मुलिया? रग्गू का गला भर आया। जिन्हें गोद में खिलाया, जिनके लिए अपनी जवानी खपा दी, उन्हीं से अलग हो जाऊं? लोग क्या कहेंगे? कहेंगे भोला महतो का बेटा बाप के मरते ही निकम्मा निकल गया। मुलिया दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसके बाल बिखरे थे, आंखें लाल थीं। उसका रूप अब डरावना लग रहा था। तो मेरा इन लोगों के साथ निबाह नहीं होगा, उसने साफ कह दिया। मैं दासी बनकर नहीं रहूंगी। तुम्हारी काकी मालकिन बनी फिरती है और मैं? रग्गू ने उसके पैर पकड़ लिए। मुलिया, काकी अब बूढ़ी हो गई है, वो मालकिन नहीं, माँ है। तू घर की मालकिन बन जा, पर अलग होने की बात मत कर। मेरे कलेजे के 2 टुकड़े मत कर। तो फिर मुझे जहर ला दो, मुलिया ने पैर छुड़ाते हुए कहा। मैं रोज रोज उसकी किचकिच से तंग आ गई हूँ। तभी दलान से एक आवाज आई, अलग हो जा बेटा रग्गू। रग्गू ने मुड़कर देखा। पन्ना खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। काकी, तू भी? रग्गू अवाक रह गया। हाँ बेटा। पन्ना ने पास आकर रग्गू के सिर पर हाथ फेरा। जब बहू का मन ही नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती साथ रखने से क्या फायदा?
बर्तन साथ रहेंगे तो खटकेंगे ही, अलग हो जाओगे तो कम से कम प्रेम तो बना रहेगा। लेकिन काकी, तुम लोग। रग्गू रो पड़ा, एक छोटे बच्चे की तरह फफक फफक कर। हम जी लेंगे बेटा। पन्ना की आवाज कांप रही थी, पर उसने खुद को संभाला। भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए हैं, अब वे बड़े हो रहे हैं, और तू कहीं जा तो नहीं रहा, इसी आंगन में तो रहेगा। जब जी चाहेगा तेरे हाथ की रोटियां खा लूंगी। पन्ना जानती थी कि अगर उसने रग्गू को नहीं रोका तो मुलिया घर छोड़ देगे या खुद को कुछ कर लेगी, और रग्गू, वो अपनी पत्नी के बिना जीवित लाश बन जाएगा। जा बेटा, पन्ना ने फैसला सुना दिया। आज से तेरा चूल्हा अलग, हमारा अलग। वो दिन रग्गू के जीवन का सबसे काला दिन था। पटवारी आया, गांव के पंच आए, घर का बंटवारा शुरू हुआ। एक तरफ रग्गू अकेला खड़ा था, दूसरी तरफ पन्ना और उसके 3 नाबालिग बेटे। रग्गू बार बार कहता, काकी तू अच्छी वाली गाय ले ले, तू बड़े वाले खेत ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस बंजर वाला टुकड़ा दे दे। मुलिया अपनी कोठरी की खिड़की से देख रही थी। उसे डर था कि कहीं रग्गू भावुकता में सब कुछ लुटा ना दे। लेकिन पन्ना ने भी कम त्याग नहीं किया। उसने रग्गू को जबरदस्ती अच्छी जमीन दी। दोपहर होते होते आंगन के बीचों बीच एक रस्सी तन गई। कल तक जहां बच्चे एक साथ खेलते थे, वहां अब चूने की लकीर खींच गई थी। मुलिया खुश थी। उसने बड़े चाव से नया चूल्हा लीपा था। वो रोटियां बना रही थी और गुनगुना रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसे आज असली आजादी मिली हो। लेकिन रग्गू के हलक से निवाला नहीं उतर रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने ही घर में मेहमान हो गया है। सामने पन्ना का चूल्हा जल रहा था। केदार और खुन्नू चुपचाप बैठे खा रहे थे। कोई शोर नहीं था, कोई हंसी नहीं थी। रग्गू को याद आया कैसे वो केदार को कंधे पर बिठाकर खेत ले जाता था, कैसे लक्ष्मण उसकी गोद में सोता था। आज वो सब पराये हो गए थे। रात को रग्गू को नींद नहीं आई। उसे बार बार भोला मातो का चेहरा याद आता। पिता की बूढ़ी लाचार आंखें जैसे उससे पूछ रही थीं, रग्गू, मैंने तेरे भरोसे अपना कुटुंब छोड़ा था, तूने ये क्या किया? वो चीख कर उठ बैठा, पसीने से लथपथ था। मुलिया बगल में गहरी नींद सो रही थी। उसे रग्गू के दर्द की कोई खबर नहीं थी। उसके लिए तो ये जीत का जश्न था। समय फिर अपनी चाल चला। 5 साल बीत गए। रग्गू के घर में अब 2 बेटे थे। मुलिया का घर भरा पूरा था। लेकिन रग्गू अब 23 साल का जवान नहीं रहा था। 30 साल की उम्र में वो 50 का दिखने लगा था। कमर झुक गई थी, बालों में खिचड़ी आ गई थी और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। अलग होने के बाद रग्गू ने सोचा था कि वो अब और मेहनत करेगा ताकि मुलिया को कोई शिकायत न रहे। वो बैलों की तरह नहीं, पागलों की तरह काम करता। अंधेरे मुंह खींच जाता और तारे निकलने के बाद लौटता। लेकिन मुलिया को अपनी गृहस्थी से फुर्सत ना थी। उसे रग्गू की सेहत की कोई चिंता ना थी। उसे चिंता थी तो बस अपने गहनों की और अपनी अलग दुनिया की। खाना अक्सर ठंडा मिलता। कभी कभी तो रग्गू खेत से लौटता और देखता कि चूल्हा बुझा पड़ा है। मुलिया पड़ोसन के घर गपशप में मस्त है। अरे आ गए? मुलिया लापरवाही से कहती, जरा लकड़ियां सुलगा लो, मैं अभी आती हूं। रग्गू दिन भर का थका हारा खुद चूल्हा फूंकता। उधर पन्ना के घर का नक्शा बदल गया था। केदार अब जवान हो गया था। उसने खेती का काम संभाल लिया था। खुन्नू और लक्ष्मण भी सयाने हो गए थे। तीनों भाइयों में इतना प्रेम था कि गांव वाले मिसाल देते थे। पन्ना ने उन्हें रग्गू के खिलाफ कभी नहीं भड़काया। लेकिन लड़कों के मन में रग्गू के लिए एक टीस थी। वे उसे भैया तो कहते थे, लेकिन वो आदर अपना था। वे सोचते थे, भैया ने हमें छोड़ दिया, भाभी के कहने में आकर हमसे मुंह मोड़ लिया। रग्गू अक्सर अपनी मेड़ पर बैठकर केदार को हल चलाते देखता। उसका मन करता कि दौड़ कर जाए और केदार के हाथ से हल ले ले, कहे, लल्ला तू थक गया होगा, ला मैं जोत दूं। लेकिन बीच में वो अदृश्य दीवार थी, अलगाव की दीवार। एक दिन रग्गू खेत में काम करते करते चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसे ज्वर आया, ऐसा ज्वर जो फिर उतरा नहीं। मुलिया ने पहले ध्यान नहीं दिया। अरे मौसम का बुखार होगा, ठीक हो जाएगा, उसने कहा। लेकिन रग्गू चारपाई से नहीं उठ पाया। खांसी उसे रात भर सोने नहीं देती, शरीर सूखकर कांटा हो गया। डॉक्टर या वैद्य बुलाने की बात आती तो मुलिया खर्चे का रोना रोने लगती। पैसा कहाँ है, सब तो खेत में लग गया। असली दवा तो रग्गू का मन था जो टूट चुका था। पन्ना को खबर मिली तो वो दौड़ी दौड़ी आई। बहू, रग्गू की तूने क्या हालत बना रखी है? पन्ना ने रग्गू का माथा छूते हुए मुलिया को डांटा। मुलिया ने मुंह फेर लिया। मैं क्या करूं? जानबूझकर बीमार पड़े हैं ताकि काम ना करना पड़े। पन्ना का कलेजा फट गया। उसने रग्गू का सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटा, पन्ना की आंखों से आंसू टपक कर रग्गू के गालों पर गिर पड़े।
काकी, तू आ गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी राहत थी। मुझे लगा तू मुझसे नफरत करती है। पगले, पन्ना रो पड़ी। माँ भी कभी अपने बेटे से नफरत करती है। तू मेरा रग्गू है, मेरा सबसे बड़ा बेटा। रग्गू ने पन्ना का हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसे वो सुकून मिला जो पिछले 5 सालों से नसीब नहीं हुआ था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रग्गू का शरीर जवाब दे चुका था। चिंता, कुपोषण और अकेलेपन ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रग्गू हमेशा के लिए सो गया। भोला मातो का सबसे आज्ञाकारी, सबसे मेहनती बेटा अपनी अधूरी गृहस्थी और एक टूटे हुए सपने को पीछे छोड़कर चला गया। उसकी मौत ने उस दीवार को फिर से हिला दिया था। रग्गू की 13वीं बीत गई। मेहमान चले गए। घर में जो थोड़ी बहुत चहल पहल थी वो भी खत्म हो गई। अब केवल मुलिया थी, उसके 2 छोटे बेटे थे और चारों तरफ फैला हुआ गहरा सन्नाटा। मुलिया का जीवन अचानक अंधकार में डूब गया। जिन जमीन के टुकड़ों के लिए उसने रग्गू को परिवार से अलग किया था, अब वही जमीन उसे डसने को दौड़ रही थी। गांव की औरतें जो कल तक मुलिया की साड़ियों और गहनों से जलती थीं, अब सहानुभूति के नाम पर ताने मारती। बेचारी, घमंड तो ऐसा था कि पैर जमीन पर पड़ते ही न थे। भगवान ने कैसा दंड दिया। अब देखो, अकेली जान कैसे खेती संभालेगी। मुनिया, अब आटे दाल का भाव पता चल रहा था। खेत में फसल पक्की खड़ी थी, लेकिन उसे काटने वाला कोई मर्द नहीं था। मजदूर मिलते नहीं थे। जो मिलते थे वो मुंह मांगी मजदूरी मांगते थे। मुलिया के पास अब देने को बचा ही क्या था। रग्गू की बीमारी ने घर की सारी जमा पूंजी निचोड़ ली थी। वो रात रात भर जागती। उसे रग्गू की याद आती। वो सोचती, अगर मैंने जिद ना की होती तो आज मेरे सिर पर ये दिन ना आता। केदार, खुन्नू, लक्ष्मण सब मेरे होते, लेकिन मैंने तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। जेठ की दोपहरी थी। आग बरस रही थी। मुलिया ने हिम्मत बांधी। उसने सोचा, मैं किसी के आगे हाथ न फैलाऊंगी। खुद मर जाऊंगी पर खेती नहीं छोड़ूंगी। वो अपने बच्चों को लेकर खलिहान, जहां अनाज अलग किया जाता है, वहां पहुंची। छोटे बच्चे को उसने नीम के पेड़ की छांव में एक पुरानी धोती पर सुला दिया। बड़े को पास ही बिठाया और खुद बैलों को हाँककर अनाज की मड़ाई करने लगी। बैल अल्हड़ थे। वे मुलिया के कोमल हाथों की मार को कुछ समझते ही न थे। कभी इधर भागते, कभी उधर। धूल और भूसे से मुलिया का दम घुट रहा था। पसीने से लथपथ उसका शरीर कांप रहा था। तभी पेड़ के नीचे से छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। शायद चींटियों ने काट लिया था या भूख लगी थी। मुलिया का ध्यान भटका। उसने बैलों को रोका और दौड़कर बच्चे के पास गई। उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बच्चा चीख चीख कर रो रहा था। उधर बैल मौका पाकर अनाज के ढेर में मुंह मारने लगे। मुलिया इधर बच्चों को संभाले या उधर बैलों को, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो वहीं धूल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मुझे उठा ले, ये नरक मुझसे नहीं सहा जाता। उसने आसमान की ओर देखा। रग्गू, तुम मुझे यहाँ किसके सहारे छोड़ गए? तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंक कर देखा। पन्ना खड़ी थी, वही सौतेली सास जिससे उसने नफरत की थी। पन्ना ने बिना कुछ कहे रोते हुए बच्चे को मुलिया की गोद से उठा लिया। उसने बच्चे को अपने आंचल से पहुंचा और उसे पुचकारने लगी। अरे, इसे चुप क्यों नहीं कराती बहू? पन्ना ने स्नेह से डांटा। देख, इसका गला सूख गया है, जा घड़े से पानी ले आ। मुलिया अवाक रह गई। काकी, तुम? हाँ मैं, पन्ना ने कहा। तू क्या समझती थी? रग्गू चला गया तो हम भी मर गए। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे नाती धूल में नहीं लेटेंगे। अलग होने से क्या खून भी पानी हो जाता है? मुलिया का सब्र का बांध टूट गया। वो पन्ना के पैरों में गिर पड़ी और बच्चों की तरह रोने लगी। काकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा घर तोड़ा, रग्गू को मार डाला। मैं पापिन हूं काकी। पन्ना ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। दोनों सास बहू खाली खलिहान में भरी दोपहरी में एक दूसरे को पकड़कर रोती रहीं। उनके आंसुओं ने बरसों पुरानी नफरत और गलतफहमी की धूल को धो डाला। पन्ना ने आंसू पोंछे और बोली, अब रो मत पगली। रग्गू पाया तो क्या हुआ? केदार तो है, खुन्नू है, वो क्या तेरे पराए हैं? मुलिया ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन काकी, खेत की फसल सब बर्बाद हो रही है। कौन कहता है बर्बाद हो रही है? पन्ना ने सामने इशारा किया। मुलिया ने देखा, खेत के दूसरे छोर पर केदार खड़ा है। वो चुपचाप बिना किसी दिखावे के मुलिया के बैलों को सही कर रहा था। उसके हाथ में पैना यानी बैलों को हाँकने वाला डंडा था। वो पूरी ताकत से खेत की मड़ाई कर रहा था। पन्ना ने बताया, कल से ही कह रहा था। कहता है, अम्मा, भैया चले गए पर भाभी तो अपनी है। लोग कहेंगे रग्गू के भाई जीते जी मर गए जो उसकी विधवा खेत में धक्के खा रही है। वो तुझे अकेले नहीं छोड़ेंगी बहू। मुलिया केदार को देखती रही। वो रग्गू की परछाई लग रहा था।
वही कदकाठी, वही मेहनत करने का अंदाज। शाम को जब काम खत्म हुआ, केदार ने अनाज की बोरियां अपनी पीठ पर लादकर मुलिया के घर पहुंचाई। मुलिया ने घूंघट निकालकर पानी का लोटा आगे बढ़ाया। देवर जी, तुम ना होते तो आज मैं लुट जाती, उसकी आवाज भर्रा गई। केदार ने लोटा लिया, पानी पिया और सिर झुकाकर बोला, भाभी, ये सब भैया का ही है, मैं तो बस उनका कर्जा उतार रहा हूँ। जब तक मेरे शरीर में जान है तो मैं खेत पर पैर रखने की जरूरत नहीं। उस दिन के बाद केदार ने अपनी और रग्गू की खेती को एक कर दिया। वो दिन में 18 घंटे काम करता, पहले भाभी के खेत का काम निपटाता, फिर अपने खेत में जाता। उसने कभी मुलिया को ये महसूस नहीं होने दिया कि रग्गू नहीं है। दीवार अब भी थी, पर अब सिर्फ ईंटों की थी। दिलों की दीवार गिर चुकी थी। 5 साल और गुजर गए। वक्त बड़े से बड़े घाव भर देता है। मूल्या के घर में अब फिर वही खुशहाली थी। केदार की मेहनत रंग लाई थी। रग्गू के दोनों बेटे अब स्कूल जाते थे और केदार को काका नहीं, बापा यानी पिता के समान मानते थे। केदार 25 साल का हो गया था। गांव में उसकी शादी की चर्चा होने लगी। कई रिश्ते आए। लोग कहते थे केदार हीरा है, जिसके घर जाएगा भाग खुल जाएंगे। लेकिन केदार हर रिश्ते को मना कर देता। एक दिन पन्ना ने उसे पकड़ ही लिया। क्यों रे केदार, तो क्या साधो बनेगा? अब तो घर में बहू आनी चाहिए। केदार ने सिर झुका दिया। अम्मा, मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? पन्ना ने जिद की। अगर नई बहू आई, केदार ने धीरे से कहा, तो वो भाभी और बच्चों को वो मान सम्मान नहीं देगी जो उन्हें मिलना चाहिए। फिर वही झगड़े होंगे, फिर वही अलगौजा होगा। मैं भैया के बच्चों को दोबारा अनाथ होते नहीं देख सकता। पन्ना की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसका बेटा किसी श्रवण कुमार से कम न था। लेकिन पन्ना माँ थी। वो केदार का घर भी बसते देखना चाहती थी। उसने एक उपाय सोचा, एक ऐसा उपाय जो गांव की पुरानी परंपरा थी, लेकिन जिसे कहने के लिए हिम्मत चाहिए थी। एक शाम पन्ना मूल्या के पास गई। मूल्या अब शांत और गंभीर रहती थी। रघु की याद में उसने रंगीन साड़ी नहीं पहनी थी। बहू, पन्ना ने भूमिका बांधी। केदार अब मानता नहीं, कहता है शादी नहीं करूंगा क्योंकि भाभी को तकलीफ होगी। मूल्या चौंक गई। ये क्या पागलपन है? उसकी जिंदगी क्यों खराब करती हो? काकी, मैं उसे समझाऊंगी। मेरे लिए वो अपना घर क्यों नहीं बसाएगा? वो किसी की नहीं सुनेगा। पन्ना ने मूल्या की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, वो सिर्फ तेरी सुनेगा। और सच कहूं बहू, तेरे सिवा उसे कोई भाता भी नहीं। मूल्या का चेहरा पीला पड़ गया। ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरे देवर हैं, बेटे जैसा है। देवर था, पन्ना ने दृढ़ता से कहा। अब वो इस घर का मर्द है। उसने अपनी जवानी तेरे और तेरे बच्चों के लिए होम कर दी। क्या तू देखती नहीं? वो किस नज़र से तुझे देखता है? वो सम्मान करता है, पूजा करता है तेरी। और तू क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही घुट घुट कर जिएगी? तेरे बच्चे बड़े होकर चले जाएंगे, फिर तू किसके सहारे रहेगी? मूल्या चुप रही। उसकी आंखों के सामने पिछले 5 सालों का चित्र घूम गया। केदार का वो मौन त्याग, वो समर्पण, बच्चों को पिता का प्यार देना और कभी मूल्या की तरफ आंख उठाकर भी न देखना। ये सब क्या था? पन्ना ने मूल्या का हाथ अपने हाथों में लिया। समाज की चिंता मत कर। बिरादरी में चूड़ी पहनाने यानी पुनर्विवाह का रिवाज है। रक्कू की आत्मा भी यही चाहेगी कि उसका घर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सुरक्षित हैं। केदार से अच्छा सहारा तुझे कौन मिलेगा? मूल्या का सिर झुक गया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। लेकिन इन आंसुओं में दुख नहीं था, इनमें एक नई जीवन की स्वीकृति थी। कुछ दिनों बाद एक सादे समारोह में घर के मंदिर के सामने पन्ना ने मूल्या का हाथ केदार के हाथों में सौंप दिया। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस परिवार और भगवान की साक्षी। मूल्या ने वर्षों बाद रंगीन साड़ी पहनी। जब उसने केदार के नाम की चूड़ियां पहनी तो उसके मुरझाए हुए चेहरे पर फिर से वही लावण्य, वही चमक लौट आई जो रग्गू के समय में थी। केदार ने बच्चों को गले लगाया। वे अब उसके सिर्फ भतीजे नहीं थे, उसके बेटे थे। गांव वालों ने बातें बनाई, लेकिन केदार और मूल्या के त्याग और प्रेम के आगे
सबकी बोलती बंद हो गई। उस रात पन्ना ने आकाश की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। उसे लगा सबसे चमकीला तारा रग्गू है, जो मुस्कुरा रहा था। उसका अलगोजा अब खत्म हो गया था। घर फिर से एक हो गया था। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी अलगोजा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। कहानी का मूल संदेश ये है कि परिवार की नींव ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण से बनती है। रघु का ये बलिदान और अंत में मूल्या का पछतावा हमें ये सिखाता है कि क्रोध और अहंकार में किया गया बंटवारा सिर्फ दुख देता है, सुकून नहीं। कहानी ये भी दर्शाती है कि असली रिश्ते खून से नहीं, बल्कि एहसास से होते हैं, जैसा पन्ना और केदार ने रग्गू के परिवार को अपनाकर सिद्ध किया। अलगोजा का दर्द अंत में एक जिम्मेदारी और नए रिश्ते के रूप में बदल जाता है। ये हमें बताता है कि टूटने के बाद फिर से जुड़ना ही इंसानियत की असली जीत कहते हैं। आपने अभी सुनी महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की हृदय को छू लेने वाली कहानी अलगोजा। उम्मीद है इस कहानी ने आपके मन में कहीं न कहीं कोई हलचल जरूर पैदा की होगी। शायद आंखें नम हुई हों, शायद अपने ही रिश्तों की याद आ गई हो। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस प्रेम और संवेदना की यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। ऐसे ही सच्ची और आत्मा को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी भावनाएं कमेंट में जरूर साझा करें। हमें बताइए, क्या आपने भी कभी रिश्तों के बिखरने और फिर जुड़ने का दर्द महसूस किया है? आपकी कहानी, आपकी सीख किसी और के जीवन में रोशनी बन सकती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए एहसास और नई सीख के साथ। तब तक अपने अपनों को संभाल कर रखिए, मुस्कुराते रहिए और इंसानियत को दिल में बसाए रखिए। धन्यवाद।